आपके प्रश्न नंबर 1 है, कॉलरिज के अनुसार, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पे कोड दिया हुआ है, विकल्प चुनना है कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं। तो कॉलरिज के अनुसार है, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है। कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है, तो ये तो नहीं है कॉलरिज के अनुसार। कल्पना कार्यित्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है, ये है। दूसरा, कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है, ये नहीं है। इसके अलावा है फिर, कल्पना में वैज्ञानिक श्रृंखलता नहीं होती, ये भी है। तो बी और डी, यहां पे ऑप्शन है बी और डी। कॉलरिज के अनुसार कल्पना में वैज्ञानिक श्रृंखलता ना होकर कार्यित्री प्रतिभा है, ठीक है। ऑप्शन बी यहां पे सही हो जाएगा, बी और डी सही है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है, कौन सा है डायरी साहित्य, कौन कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य कौन सी है। तो प्रवास की डायरी, बिल्कुल ये भी डायरी साहित्य है। एक साहित्यिक की डायरी, ये नहीं है। दिल्ली मेरा प्रदेश, ये है। ऋण जल धन जल, ये नहीं है। तो ए और सी यहाँ पे सही है। ए और सी ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। प्रवास की डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश, प्रवास की डायरी और दिल्ली मेरा प्रदेश, ये डायरी साहित्य हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न ये कह रहा है कि अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है। धर्मपरक, राजनीति परक, कला परक या फिर अर्थ परक। इनमें से किस किस की व्याख्या अर्थों में की है, किस किस अर्थों में की है, किन किन अर्थों में की है। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है। तो यहाँ पे भी एक से ज्यादा प्रश्न, जो एक से ज्यादा जो ऑप्शन है वो सही होंगे। तो यहाँ पे है धर्मपरक, सबसे पहला तो धर्मपरक सही है। दूसरा राजनीतिक परक, ये नहीं है। तीसरा कला परक, ये भी है। और चौथा अर्थपरक, ये भी नहीं है। तो ए और सी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने धर्मपरक और कला परक के अर्थों में की है। प्रश्न है, मैं कहता हूं आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, इस काव्य पंक्ति का आशय निम्नलिखित में से क्या है। मैं कहता हूं आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। तो इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, ऑप्शन डी यहां पे सही है। अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें, मतलब कबीर को, पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में यह विचार किसका है। ऑप्शन दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकराचार्य या फिर माता प्रसाद गुप्त। तो इनमें से किसने ये कहा है। ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। रामचंद्र शुक्ल के विचार से ना तो हम कबीर को पूरे एक अद्वैतवादी और ना एकेश्वरवादी कह सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। फिर अगला प्रश्न है, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है। कवि के अनुसार सुनहरे अवसर बहुत हैं, ये तो नहीं कहना चाहता है। दूसरे के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। तो ये ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन बी गीत फरोश में कवि कहना चाहता है कि दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए विवश है।
अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि थोड़ा बड़ा प्रश्न है। कीने हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कौनु भो मनमोहन रूपु मिली पानी मैं को लौनु। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे कूट दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा कूट यहाँ पे इन दोहों के अनुसार सही हो सकता है? तो बताना है। सबसे पहला है दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है ए, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। बिल्कुल सही है इन दोहों में। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। बिल्कुल सही है। कृष्ण की रूपासक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। ये तो नहीं है। फिर है कोरिक का अर्थ है कचोटना। ये भी नहीं है। तो उस हिसाब से ए और बी हमारा सही है और इस ऑप्शन में दिया हुआ है डी में। ऑप्शन डी यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। और ऑप्शन दूसरा है नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कुछ संवाद दिए हुए हैं और कुछ पात्र दिए हुए हैं, उन्हें सुमेलित करते हुए नीचे कुछ कूट का मिलान करते हुए हमें जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा ये देखना है। पंक्तियां हैं, पात्र है और पात्रों के साथ उनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है अंधा युग के निम्नलिखित संवाद हैं और उनसे संबंधित पात्र हैं। तो एक तरफ दिए हुए हैं संवाद और एक तरफ दिए हुए हैं उसके पात्र। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा हमारे लिए ऑप्शन सही हो सकता है या कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहला दिया हुआ है ए, वध में मेरे लिए नहीं रही नीति वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। इसके लिए हो जाएगा अश्वत्थामा। यहां पे हो जाएगा चौथा। ठीक है, अश्वत्थामा। फिर है आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। इसका हो जाएगा वृद्ध्याचक। ऑप्शन ए, ऑप्शन पहला। ठीक है, पहला हो जाएगा। फिर है अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का हो। इसमें हो जाएगा युयुत्सु। ठीक है, 2। फिर अंतिम है गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय, उसका हो जाएगा धृतराष्ट्र, तीसरा। ठीक है, तो इस हिसाब से 4, 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन सही होगा। 4, 1, 2, 3 ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी दोस्तों यहां पे हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न ये कह रहा है कि तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है। हाँ, इससे पहले जो 2020 के जून 2020 का जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है, जिसका जवाब हमने देखा था आपका बंटी, ऑप्शन सी। ठीक है, आपका बंटी ये उपन्यास है जो कि तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता का चित्रण इसमें किया गया है। फिर प्रश्न है कि नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है। नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? मनोविश्लेषणवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, मार्क्सवाद या फिर अस्तित्ववाद। तो दोस्तों नीत्शे का जो संबंध है वो अस्तित्ववाद से है, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा। सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही अनुक्रम की बात की जाए तो श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, शिरीष की याद आई, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही।
दोस्तों अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखनी है ना, तो आप हमारी डिटेल्ड वाली क्वेश्चन देखिए, जिसमें हम सारी रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के हिसाब से देखते हैं और जितने भी कवि हैं उनको भी हम वहाँ पे प्रकाशन वर्ष के हिसाब से देखते हैं। तो ये जो प्रकाशन काल वाले जो क्वेश्चन है वो वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर प्रश्न है कि बिंब के अनिवार्य तत्व है विवरणात्मकता, कल्पना, सपाट बयानी, ऐन्द्रियता। तो इनमें से कौन कौन से बिंब के अनिवार्य तत्व हैं? तो दोस्तों बिंब के जो अनिवार्य तत्व है ना वो है कल्पना और ऐन्द्रियता, बी और डी। तो ऑप्शन ए यहां पे सही हो जाएगा। बिंब के अनिवार्य तत्व कल्पनाएं, ऐन्द्रियता है। फिर अगला प्रश्न है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों प्रकाशन वर्ष के हिसाब से कई सारे प्रश्न पूछता है, कालक्रम वाले क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन पूछता है। तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें बहुत ही गहराई के साथ लेना है। ठीक है, तो अगर इसके उत्तर की बात की जाए तो ये इसमें हो जाएगा परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी और तमस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर प्रश्न के लिए निर्देश दिए हुए हैं कि असर्शन और तर्क, स्थापना असर्शन ए और तर्क रीजन आर। अब इनमें से बताना है कि हमारा तर्क सही है, आर सही है या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। इस हिसाब के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्थापना की बात की जाए तो स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है काव्य का सर्वस्व अलंकार है। अब इस पर तर्क दिया हुआ है रीजन आर, क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। अब बताना है कि इसमें से स्थापना सही है, तर्क सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्थापना है काव्य का सर्वस्व अलंकार है, ये गलत है। और तर्क जो दिया हुआ है रीजन आर, क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है, ये भी गलत है। तो स्थापना और तर्क यहाँ पे दोनों गलत हैं, क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। केवल। फिर है यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया होगा ना, देख लेते हैं। ऑप्शन भी दोनों गलत। दोनों गलत मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी। फिर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? ऑप्शन है चीफ की दावत, वापसी, दोपहर का भोजन, बूढ़ी काकी। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है वो है वापसी। ऑप्शन बी। वापसी कहानी में बाहर गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। अगला प्रश्न है इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त, मिश्र, साधारण या फिर उद्देश्य वर्धक? इनमें से किस प्रकार का वाक्य है? सही उत्तर है ये मिश्र वाक्य है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है व्यापार की वृद्धि हो। ये एक मिश्र वाक्य है। फिर निर्देश दिया हुआ है असर्शन और तर्क के लिए। ठीक है, स्थापना असर्शन ए दी हुई है और उसमें यह है कि स्थापना असर्शन ए दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्ति मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अंबेडकर की सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। अब बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। विकल्प में से हमें चुनना है। तो यहां पे जो दिया हुआ है ना
दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है, ये असत्य है। तर्क दिया हुआ है क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है, ये सही है। तो ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ पे ए गलत आर सही, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, दलित साहित्य में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। फिर प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो बात है ऑप्शन बी की, कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा है। ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं, कितने हैं? यहां पे हैं यत्न, विमर्श, बिंदु, बीज। निम्नलिखित विकल्पों में से बताना है कि कौन कौन से विकल्प यहां पे सही हैं। तो यहां पे बिंदु सी और बीज डी, बी सी और डी यहां पे सही है। ऑप्शन सी दोस्तों सही हो जाएगा, सी और डी, बिंदु और बीज। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं बिंदु और बीज। अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की हैं? इनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की कौन कौन सी हैं टिप्पणियां। फिर नीचे कूट भी दिया हुआ है, उसमें से मिलान करते हुए हमें जवाब देना है। ठीक है, अंधेरे में जो कविता है उनमें से कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा जी की हैं? तो अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। बिल्कुल ये सही है। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, ये गलत है। मुक्तिबोध के काव्य संसार की पटभूमि असंदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था है जो निहायक चालाक होने के साथ ही बेहद आतताई है, ये भी असत्य है। मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तदात्म्य स्थापित करना, बिल्कुल सही है। तो ए और डी हमारा सही है, उस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ए और डी। फिर प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो दोस्तों हमने फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल्ड में पढ़ा था लास्ट ईयर। तो उसमें हमें सबसे पहले जो निकल कर आया था वो था गिलक्राइस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए गिलक्राइस्ट। फिर प्रश्न है सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? कौन कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे कूट का मिलान करते हुए बताना है, विकल्प का सही चयन करना है कि कौन कौन से यहाँ पे कथन हैं जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों से संबंधित हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है, बिल्कुल। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकलता है, बिल्कुल। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, असत्य। सिद्धों की बानियां सांकेतिक नहीं है, असत्य, सांकेतिक है। तो ए और बी हमारा सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के जो कथन सत्य हैं वो ये है कि वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है, और दूसरा कथन भी सत्य है, वो ये है कि नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये है कि कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? ऑप्शन है मलयज, रामस्वरूप चतुर्वेदी, परमानंद श्रीवास्तव या फिर प्रभाकर श्रोत्रिय।
सही उत्तर है परमानंद श्रीवास्तव, ऑप्शन सी। कवि कर्म और काव्य भाषा परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा कृति है। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल क्या है? सन 1965, सन 1977, सन 1982 या फिर सन 1972? सही उत्तर है दोस्तों सन 1977। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल 1977 है, सन 1977। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गीति नाट्य में से गीति नाट्य है? कौन सा गीति नाट्य है? अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग या फिर त्रिशंकु? इनमें से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो कि सही होगा? अग्निलीक और उन्मुक्त, ये दोनों क्या है? ये दोनों गीति नाट्य हैं। तो ए और बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे शायद ऑप्शन दिया हुआ है विकल्प, तो ए और बी ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन बी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 26 है कि उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, क्या लिखा है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं और नीचे ऑप्शंस में से ये लिखा है कि निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा कहे गए सही विकल्प चुनिए। इनमें से तुलसीदास ने सही विकल्प क्या कहे हैं और वो सही हैं, तो उन विकल्पों को चुनकर नीचे कूट का मिलान करते हुए ऑप्शंस में से सिलेक्ट करते हुए हमें यहाँ पे जवाब देना है। तो है कि आचारहीन वेद और विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाए। बिल्कुल तुलसीदास द्वारा कहे गए हैं ये। माता पिता अपने बच्चों का मानव धर्म की शिक्षा देंगे, नहीं, ये नहीं कहा। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे, बिल्कुल। कली युग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे, निम्न सुखी होंगे, ये भी नहीं कहा है। तो ए और सी, तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है ए और सी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास थे? कामिल बुल्के, जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम जोन्स या फिर विलियम कैरी? तो इनमें से किसने कहा था? तो दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास थे। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि पंक्तियां दी हुई हैं और इन पंक्तियों में से ही हमें उत्तर का चयन करके बताना है। जेही पंखी के नियर होई कहे बिरा कै बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होइम निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है? ऑप्शंस दिया हुआ है, क्या विशेषता है? तो जो विशेषता है वो यह है कि इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियां दी हुई हैं, उनको रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए हमें जवाब देना है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और उधर भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, उत्तर का देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है गुलगुली गिल में गलीचा, ये जो दिया, सॉरी, कौन परी यह बानी अरी, इसमें होगा, क्या होगा? इसमें हो जाएगा प्रताप शाही का। गुलगुली गिल में गलीचा, इसका हो जाएगा पद्माकर का। सेवर सिपाही हम राजपूतन के, इसका हो जाएगा ठाकुर। और फिर हो जाएगा अमिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, ये हो जाएगा किसका? देव का। तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। 4 2 3 1।
फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम क्या होगा रचना काल की दृष्टि से। तो सबसे पहले है यहाँ पे केशवदास। केशवदास की अगर बात की जाए तो 1555 से लेकर के 1715 ईस्वी इनका समय है। दूसरे हैं बिहारी 1595 से 1663। उसके बाद हैं भूषण। भूषण जी की बात की जाए तो 1613 से लेकर के 1715 ईस्वी, और अंत में दिया हुआ है सेनापति 1649 ईस्वी से। इनका जन्म है 1649। तो इस हिसाब से दर्शना काल की दृष्टि से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केशवदास, बिहारी दास, भूषण और सेनापति। केशवदास, बिहारी, भूषण, सेनापति। आगे प्रश्न दिया है जिसके बारे में निर्देश दिया हुआ है। असर्शन वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, स्थापना और तर्क वाले। तो यहाँ पे स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है कि भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है रीजन आर, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। अब बताना है कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें दोस्तों भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, ये सही है। रीजन जो दिया हुआ है तर्क, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, ये भी सही है। तो यहाँ पे स्थापना और तर्क दोनों सही हैं और दोनों हैं ऑप्शन बी में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी दोनों सही हैं। फिर अगला प्रश्न है स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है, और स्थापना में दिया हुआ है कि जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की अभिव्यक्ति होती है। इस पर तर्क दिया हुआ है क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। अब बताना है इसमें कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की, और तर्क भी सही है क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं और दोनों हमारे किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, वो दोनों दिए हुए हैं ऑप्शन ए में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है। विभाजन की त्रासदी, सामाजिक विषमता, स्त्री विमर्श या फिर सांप्रदायिक विद्वेष। मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष ये दो हैं जो कि तमस उपन्यास के कथानक के मुख्य विषय हैं। तो ए और डी हमारा ऑप्शन ए में ही है, वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, फिर आगे तमस उपन्यास का संबंध विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है तो ये जो था वो था दोस्तों, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है मल्लिका का अंबिका के प्रति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यह संवाद मल्लिका का अंबिका के प्रति है और ये आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, इससे लिया गया है। फिर है अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट, तीसरी सत्ता। सही उत्तर है पहला गिरमिटिया, ऑप्शन ए। गिरिराज किशोर द्वारा लिखित पहला गिरमिटिया 1999 ईस्वी।
में अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम रचना काल की दृष्टि से। सरहपा, लुईपा, पुष्पदंत, अदहमाण, ये सारी चीज़ें हमने दोस्तों डिटेल्ड वाली क्लासेस में देख ली हैं, तो आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। डिटेल्ड वाली क्लासेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनमें बहुत से ऐसे प्रश्न भी शामिल होते हैं जो कि आप लोग कभी देख नहीं पाते हैं, या फिर आप लोगों को कभी वो क्वेश्चन आंसर सीरीज में मिलते भी नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक हैं? विभावना, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, असंगति। नीचे मिलान करते हुए बताना है कि कौन कौन से अलंकार हैं जो कि सादृश्य मूलक हैं। सही उत्तर है व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा। बी और सी, ऑप्शन सी में है, तो यहां पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, व्यतिरेक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार सादृश्य मूलक अलंकार हैं। अगला प्रश्न है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? वररुचि, चाणक्य, चंद्रगुप्त या फिर राक्षस? सही उत्तर है चाणक्य, ऑप्शन बी। भाषा को ठीक करने से पहले मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं, यह वाक्य चाणक्य जी का है। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? हिंदी, फारसी, अरबी या फिर तुर्की? सही उत्तर है अरबी का शब्द है। सिफारिश जो है वो अरबी का शब्द है। फिर अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही उत्तर है उसने कहा था, आकाशदीप, ईदगाह, परिंदे। ऑप्शन बी यहां पे सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद होगा जो कि इस प्रश्न के हिसाब से सही होगा? तो वो है अनुच्छेद 348। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। इस अनुच्छेद के अनुसार, मतलब अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? यहाँ पे कुछ रचनाएं दी हुई हैं और मिलान करते हुए विकल्प का सही चयन करते हुए जवाब देना है कि कौन सी है। भूलने के विरुद्ध ये नहीं है, जीप पर सवार इल्लियां ये है, अपनी अपनी बीमारी ये है, निषाद बांसुरी ये भी नहीं है। तो बी और सी, बी और सी ऑप्शन डी में है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बी और सी, भूलने की, वो जीप पर सवार इल्लियां और अपनी अपनी बीमारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। ठीक है, सही कालक्रम चुनना है निम्नलिखित आचार्यों का। तो इसमें हो जाएगा दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक और रुय्यक। ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी, ज्योतिष संबंधी, साहित्यिक या फिर धार्मिक? तो ये है व्याकरण संबंधी ग्रंथ। ऑप्शन ए, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। फिर अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? तो यह कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा है,
अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। साधारणीकरण: रसास्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियां जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती है। इसलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है। इसका क्या होगा सही? कौन हो सकता है इसके सामने? तो इसके सामने जो हो सकता है वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है। फिर है काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों या साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोवैज्ञानिक के अधिक अनुकूल है। इसमें हो जाएगा नगेंद्र। फिर है लोक हृदय की यह सामान्य अंतर्भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंतर्भूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है। इसमें हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का नाम। और अब अंत में है जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रागोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है। उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिससे पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यही अर्थ है। इसमें हो जाएगा अज्ञे जी का। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है कि भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं? भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही है? भारत भारती की रचना मुसद्दसे मद्दो जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। ये सही है। और फिर है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही है। ये सही नहीं है। और इसके बाद फिर है आगे गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफे से भी प्रभावित थे। ये भी सही है। इसमें अद्यतन भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। ये नहीं है। तो ए और सी यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रथम प्रयोग पूछ रहा है नॉवेल के अर्थ में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ऑप्शन बी। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सर्वप्रथम किया था। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से इसका संबंध, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? विकृत अव्यय, कारक, संबंध सूचक या फिर क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं इसमें से? तो संबंध सूचक कहते हैं। ऑप्शन सी। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ होता है उसे संबंध सूचक वाक्य कहते हैं। फिर प्रश्न दिया हुआ है हेमचंद्र की किन कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? इनमें से बताना है और कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये हमें सही विकल्प चुनकर जवाब देना है। तो रियासत का दीवान और दूसरा है शतरंज के खिलाड़ी। ए और सी। रियासत का दीवान, प्रेमचंद की कहानी रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी में राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और सी। प्रश्न नंबर 51 है आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? इनमें से
कौन सा ऑप्शन सही होगा? आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें, वो आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि है। ठीक है, शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को व्यक्त करें, उसे आनंदवर्धन ने ध्वनि कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। क्रांतिकारी कविताएं दी हुई हैं, क्रांतिकारी कविताएं और उनके रचनाकार। यहाँ पे दिया हुआ है, वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत, ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, वो उधर साइड है, इसमें होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। कैदी और कोकिला, ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। फिर है जवानी, ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन की, और जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन की। और आगे दिया हुआ है एक हिमाद्री तुंग श्रृंग से। हिमाद्री तुंग श्रृंग से, ये है अपने जयशंकर प्रसाद जी की। तो यहाँ पे दोस्तों अगर सही उत्तर की बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, 5 2 4 3। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ एक से ज़्यादा उत्तरों की बात हो रही है। तो यहाँ पे है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि एक से ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन सही होंगे। सही उत्तर की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा, लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया, और है कि सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। 2 और बी और सी यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बी और सी। फिर प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य कौन सा है? इनमें से अंधेर नगरी नाटक है, इसका अंतिम दृश्य बताना है कि कौन है। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, अरण्य, जंगल, बाजार या फिर शमशान। तो जाहिर सी बात है, हमने डिटेल्ड में इसे पढ़ा था, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डी, अंतिम दृश्य है शमशान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वैशाली की नगरवधू, इनमें से कौन सा है जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे है टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन है कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज भाषा या फिर मगही। बोली से भी प्रश्न पूछता है, तो मगही जो है वो पश्चिमी हिंदी ना होकर के, मगही पश्चिमी हिंदी की बोली ना होकर के बिहारी हिंदी की बोली है। किसकी है ये? बिहारी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली ना होकर के। बिहारी क्षेत्र की 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी है? मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी। और ये जो है कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज भाषा, ये पश्चिमी हिंदी की हैं। ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम क्या होगा यहाँ पे? आंसू, पल्लव, स्वप्न, साकेत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, निसहाय हिंदू। इनमें से
सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में वर्णित है, उल्लेखित है? तो सही उत्तर है देवरानी जेठानी की कहानी में, ऑप्शन ए। देवरानी जेठानी की कहानी पंत गौरी दत्त की है। ये उपन्यास में अग्रवाल की कथा उल्लेखित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आत्मकथाएं दी हुई हैं और उनको उनके लेखकों के साथ सुमेलित करते हुए नीचे कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। हादसे, हादसे किसका है? रमणिका गुप्ता का है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, इसमें आ जाएगा राजेंद्र यादव का, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, राजेंद्र यादव। शिकंजे का दर्द, सुशीला टाक भौरे, यहाँ पे पहला आ जाएगा। और अंत में है झूठन, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, ये आ जाएगा। तो 5 4 1 2 ऑप्शंस देख लेते हैं। 5 4 1 2, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जो कि सही है। अगला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है यहाँ पे, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं, बिल्कुल सही है। वे कैशोर भावुकता के लेखक हैं, बिल्कुल। वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जो कि धर्मवीर भारती के संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? एक सामर्थ्य कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? तो दोस्तों, इसमें जो है किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवीय शक्ति से प्रेरित होकर अभिभूत होकर प्लेटो के अनुसार एक सामर्थ्य कवि काव्य रचना करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन कौन से हैं? दलित जीवन पर आधारित उपन्यास पूछ रहा है, कौन कौन से हैं? धरती धरना अपना, ये है। ठीकरे की मंगनी, ये नहीं है। कठगुलाब, ये भी नहीं है। यथा प्रस्तावित, ये है। तो यहाँ पे दोस्तों ए और डी अपना ऑप्शन सही, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। धरती धरना अपना, यथा प्रस्तावित। धरती धरना अपना और यथा प्रस्तावित, ये दलित जीवन पर आधारित क्या है? उपन्यास है। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? किसने लिया है? ऑप्शन है मैथ्यू आर्नल्ड, क्रोचे, लॉन्जाइनस, इलियट। सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रोचे। क्रोचे ने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए सहजानुभूति की अवधारणा का संबंध किया है, सहारा लिया है। ऑप्शन बी, क्रोचे। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, और प्रश्न ये कह रहा है कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपचारिक जीवनी है? शरत चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, विमल मित्र। तो इनमें से किसकी है? तो आवारा मसीहा जो है वो शरत चंद्र की जीवनी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा और इसके रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है कि अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया है? किस साहित्यिक पत्रिका के बारे में? वर्तमान साहित्य, वागर्थ, हंस या फिर दस्तावेज? सही उत्तर है हंस पत्रिका।
हंस साहित्यिक पत्रिका ने अस्मिता मूलक विमर्श को सर्वाधिक संवर्धित किया? अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? भीष्म साहनी के माधवी, हानुष, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। ऑप्शन बी। प्रश्न है स्थापना और असर्शन वाले हैं। यहाँ पे स्थापना दी हुई है, असर्शन ए। आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए शस्यों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो इसमें से बताना है दोस्तों कौन सा अपना सही है। तो यहाँ पे आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए शस्यों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि जमीन पक रही है किसकी कविता संग्रह है? नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल या फिर केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है ये किसकी कविता संग्रह है? तो सही उत्तर है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृतांत हैं? कौन कौन से हिंदी के यात्रा वृतांत हैं? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। याद हो कि ना याद हो, ये तो नहीं है। अरे यायावर रहेगा याद, ये है। आखिरी चट्टान तक, ये नहीं है। जिनकी याद हमेशा रहेगी, ये है। तो बी और डी, अरे यायावर रहेगा याद एवं जिनकी याद हमेशा रहेगी, ये हिंदी के यात्रा वृतांत हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबंधित लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ विचारधाराएं हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक हैं। मिलान करते हुए नीचे कूट में से हमें सही उत्तर का जवाब देना है। तो सबसे पहला है मार्क्सवाद, इसमें आएगा एंजेल्स दूसरा। फिर है अस्तित्ववाद, इसमें आएगा काम्फका एक। फिर है मनोविश्लेषणवाद, इसमें आएगा युंग 4। और अंत में है उत्तर आधुनिकता, इसमें आएगा रोला बर्थ 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 यहाँ पे अपना पहला ही ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मिथकीय कविताएं दी हुई हैं और एक तरफ दिए हुए हैं उनसे संबंधित कवि। अब बताना है कि कौन सी मिथकीय कविताएं किस कवि की हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है प्रमथ्यु गाथा। प्रमथ्यु गाथा इसका हो जाएगा धर्मवीर भारती। दूसरा है जय भारत मैथिली शरण गुप्त। आत्मजयी इसका है कुंवर नारायण, आत्मजयी कुंवर नारायण। और अंत में है संशय की एक रात नरेश मेहता। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन पहला ही है जो कि सही है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं। कौन कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखना है और नीचे देखना है, एक से ज़्यादा कथन यहाँ पे सही होंगे तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे बताना है। न रामविलास शर्मा जी के कथनों की यहाँ पे बात हो रही है। तो साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है, बिल्कुल है। वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है, ये नहीं है। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता है, बिल्कुल। अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है, नहीं।
तो ए और सी यहाँ पे ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ए और सी। फिर है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आलोचनात्मक ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है कामायनी एक पुनर्विचार। इसका क्या हो जाएगा, हमने ये सारी चीजें देख ली हैं दोस्तों। मुक्ति बोध, अधूरे साक्षात्कार, नेमीचंद्र जैन, इतिहास और आलोचना, नामवर सिंह, प्रेमचंद और उनका युग, रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे 2, 3, 1, 5 अपना उत्तर सही है। 2, 3, 1, 5, 2, 3, 1, 5 तो यहाँ पे सही हो गया अपना ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है। ऑप्शंस दिया हुआ है पंचवटी, साकेत, नहुस या फिर विष्णु प्रिया में। तो सही उत्तर है ये पंक्ति है साकेत की, ऑप्शन बी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ साकेत में प्रस्तुत पंक्ति है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्ति बोध के सही कथन कौन से हैं। सही कथन कौन कौन से हैं श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, ये तो नहीं हो सकता है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है, ये भी नहीं है। ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है, बिल्कुल। श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है, बिल्कुल। तो सी और डी यहाँ पे सही है, तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है कि श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्ति बोध के सही कथन कौन से हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, कौन कौन से। यहाँ पे एक से ज़्यादा कथन सही होगा, तो उसमें हमें बताना है कि कौन कौन से कथन सही कथन हैं। तो दोस्तों जो हमारा सही उत्तर है वो ये है कि ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, ये तो नहीं होगा। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है, ये भी नहीं होगा। ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है, बिल्कुल। ईड़ा किसका प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है, बिल्कुल। तो सी और डी हमारा यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी और डी ये हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये श्रद्धा और ईड़ा के बारे में हमने डिटेल्ड वाली क्लासेस में पढ़ी थी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो क्लासेस भी आप पढ़ते रहें, ताकि ऐसे जो क्वेश्चन है जो कि अंदर से पूछा जाता है वो आपको आसानी से बन सके। फिर है कि भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है। सही उत्तर है वेप्थु, वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच, स्तंभ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। कौन कौन सा काव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो वो है उर्वशी जो कि चंपू काव्य है, और झरना, ऑप्शन बी और डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसमें से सही होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। कौन सा निबंध है जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। तो वो है रसात्मक बोध के विविध रूप, ये तो रचित है। सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, ये भी है, ये नहीं है। साधारणीकरण और व्यक्तित्व वैचित्र्यवाद, ये है।
और अंत में दिया हुआ है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, ये भी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न के हिसाब से सही हो जाएगा, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध नहीं है। ठीक है, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न है उर्वशी। उर्वशी पर एक प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं। उर्वशी का जो तृतीय अंक है उसके आधार पर यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही हो जाएगा, कौन कौन से कथन यहाँ पे सही की बात होगी। ठीक है, तो कथन है कि शक्तिशाली और दुर्दुर्प पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर है उर्वशी मानवीय है, नहीं। उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है, नहीं। पुरुरवा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है, यस। तो ए और डी यहाँ पे दोस्तों सही है। शक्तिशाली और दुर्दुप्त पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं, और दूसरा कथन है कि देह भाव भ्रांति है, यह उर्वशी के तृतीय अंग के आधार पर सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, ए और डी हमारा सही है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं हैं। कौन कौन से उपन्यास नहीं है की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे है परिशिष्ट, ये नहीं है। चक्रव्यूह, ये नहीं है। वे दिन, ये है। सफर के साथी, ये है। तो ए और बी नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ए और बी। फिर अगला प्रश्न है शब्द की जिस शक्ति से उसके संकेतित अर्थ का बोध हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो वहां होती है अभिधा शब्द शक्ति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ काव्य पंक्तियां दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित काव्य पंक्तियों से संबंधित रचनाकार दिए हुए हैं। इनमें से हमें मिलान करना है कि कौन सी रचना किस कवि की है, किस रचनाकार की है। तो सबसे पहला है कि पंडिया सअल सत बखाणई देहहि बुद्ध बसंतणा जानई, ये है सराहपाद की, यहां पे आ जाएगा सराहपाद। फिर है 12 बरिस लय कूकर जिए और 13 लय जिए सियार, ये किसका है, ये है जगनिक का। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 3। फिर है बड़ कौशल तू राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, इसका हो जाएगा हमारे विद्यापति। फिर अंत में है जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्मू हमारा, ये है कवि रैदास की। तो यहाँ पे 5, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 3, 4, 5। अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहारादि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। किसने इनमें से, तो इनमें से सही उत्तर जो है वो है दोस्तों मम्मट, ऑप्शन डी। ठीक है, शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांशों की शिक्षा मम्मट ने प्राप्त की है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न भी ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, उपन्यास पात्र वाले, कहानी पात्र वाले, नाटक पात्र वाले। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है तमस। तमस में आ जाएगा अपना रिचर्ड,
राग दरबारी, इसमें आ जाएगा रंगनाथ, झूठा सच, झूठा नहीं महाभोज, महाभोज है, इनका आ जाएगा शुक्ल बाबू, सबसे पहला है। और अंत में है झूठा सच, इसमें आ जाएंगी तारा। तो यहाँ पे 3 4 1 5, 3 4 1 5 ऑप्शन सी है। यहाँ पे अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है? पोएटिक्स, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, एस्थेटिक, द सैक्रेड वुड। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से ये कथन किसके हैं? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद के, ऑप्शन ए। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो किसके उसमें विवाद उत्पन्न हो गया था? तो ये इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुछ वल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का आशय है। इन काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं जिसमें से हमें बताना है कि सही उत्तर हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो सूर्यास्त हो गया है, आसमान में लालिमा फैलने लगी है, चिड़ियाँ अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थीं। अगर दोस्तों आप इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो दिवस का अवसान समीप था, सूर्यास्त होने को था, गगन था कुछ लोहित हो चला, मतलब आसमान में जो हल्की हल्की क्या होती है, लालिमा वो छाने लगती है। तरु शिखा पर थी अब राजती, मतलब चिड़ियाँ जो हैं वो अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, और कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, पेड़ों की फुनगनियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा उत्तर सही होगा हो जाएगा बी और डी। आसमान में लालिमा फैलने लगी थी और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरण विराजमान थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बी और डी। फिर अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां क्या है? द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां क्या क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। समाज सुधार, ऐसा तो कम था। गीति काव्य की प्रचुरता, ये भी थोड़ा कम था। स्वच्छंदता, ये था। और इतिवृत्तात्मकता, ये भी था। सी और डी, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कविता का काम व्यापक अर्थ संकेतों से द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां स्वच्छंदता और इतिवृत्तात्मकता हैं, सी और डी। फिर अगला प्रश्न है कि कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा ना कोई शब्द है, ना अर्थ, ना न्याय और ना कला जो काव्य का अंग ना बन सके? ऐसा किसने कहा है? तो यहां पे दोस्तों सही उत्तर है भामह ने, ऑप्शन बी। संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध आचार्य हैं भामा। इन्होंने कहा है कि ऐसा कोई शब्द, कोई अर्थ, कोई न्याय और ना कोई कला है जो काव्य का अंग ना बन सके। फिर निर्देश दिए हुए हैं, यहाँ पे अनुच्छेद दिया हुआ है अपठित गद्यांश की तरह, इसको पढ़ना है और इससे संबंधित इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कम से कम इसे टाइम निकाल के आप एक बार तो कम से कम ज़रूर पढ़ें, ताकि जो प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्न भी इसी से पूछे जाते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है?
तो देखिए, व्यापक अर्थ संकेतक शब्द मर्म स्पर्शी व्यवहारों के चित्रण में सर्वाधिक सक्षम है, ये तो सही है। कविता का काम स्थिति विशेष के लिए अनेक घटनाओं, अवस्थाओं और स्थितियों को सामने लाना है, ये भी सही है। कविता के लिए वस्तुओं और व्यापार को मन में कुछ देर तक संचित रखना अपेक्षित होता है, ये भी सही है। कविता का काम व्यापक अर्थ संकेतों से नहीं चल सकता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि जाति संकेत वाले शब्दों की क्या विशेषता है? जाति संकेत वाले शब्दों की क्या विशेषता है? तत्व निरूपण में अधिक उपयोगी, ऑप्शन सी, तत्व निरूपण में अधिक उपयोगी, ये जाति संकेत वाले शब्दों की विशेषता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? सामान्य धर्म वाली बातें तत्व निरूपक के लिए उपयोगी हैं, ये तो सही है। जाति संकेतक शब्दों को सुन पढ़कर भावना में एक ही व्यापार स्पष्ट रूप से नहीं आ सकता है, ये भी सही है। वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री, बच्चों पर निष्ठुर प्रहार के क्षोभक दृश्य कविता में त्याज्य हैं, ये सही नहीं है। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता में विशेष व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग अधिक क्यों होता है? क्यों होता है, यहाँ पे वजह दी हुई है, उसमें से बताना है। क्योंकि कविता का अभिप्रेत भावना को मूर्त रूप में रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पे दोस्तों सही है। फिर अगला प्रश्न है कि वहां बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य की क्या विशेषता है? वहां बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य की क्या विशेषता है? कई अस्पष्ट भावों का संकेतक होना, ये यहां पे है, ऑप्शन सी। फिर निर्देश दिया हुआ है, एक अपठित गद्यांश और दिया हुआ है यहाँ पे, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ते हुए हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। ठीक है, तो ये है अपठित गद्यांश और इस गद्यांश से संबंधित नीचे प्रश्न दिए गए हैं। जैसा कि एक प्रश्न यहाँ है कि उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जो सही कथन है वो है, नवीन मूल्यों की स्थापना पुराने बचे संस्कारों के साथ नए अनुभवों को मिलाकर की जाती है। सही है और सही नहीं है में आपको फर्क करना है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में हमारे देश के सहृदय की 200 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी? 200 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी? तो वो थी, उसका कर्म फल प्राप्त की अवश्यम भाविता और पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास था, ऑप्शन बी। इस अपठित गद्यांश के हिसाब से हम यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में हमारी पुरानी मान्यताओं के बदलाव का क्या कारण है? आधुनिक शिक्षा की मानवतावादी दृष्टि का विशेष प्रचार, ऑप्शन ए। फिर है कि उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो किसी देश के मनुष्य सदैव की विचार के विशेष को सामान्य मूल्य देते हैं, ये तो नहीं है। पुरानी मान्यताओं के बदलाव में वैज्ञानिक तथ्यों की जितना भूमिका है उतनी आर्थिक परिस्थितियों के दबाव की नहीं, ये भी नहीं है। सभी भावों के मूल में पुराने संस्कार और नए अनुभव होते हैं, ये सही है, ऑप्शन सी। फिर अंतिम प्रश्न है कि उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में परिवर्तित मूल्यों की ठीक ठीक जानकारी से साहित्य का जिज्ञासु जो करता है उसकी निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही उत्तर की बात की जाए तो समाज के निचले स्तर के लोगों के प्रति घृणा की संगति खोज सका है, ऑप्शन डी।